Good morning, class 8. Today we will learn a very important topic of chapter 10, secretion of hormones. हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, विच ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दोज हॉर्मोन्स. सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉर्मोन्स. हमारी बॉडी में जो ग्रोथ का प्रोसेस है, जितने भी चेंजेस होते हैं, हाइट इंक्रीमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, चेंज इन वॉइस, वो सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है. ये जो प्रोसेसेस हैं वो किस प्रोसेसेस की वजह से होते हैं? जो कुछ हमारी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी उन केमिकल्स को रिलीज करती है. वो केमिकल्स होते हैं हॉर्मोन्स. ठीक है, ये हॉर्मोन्स हमारे सेल्स के अंदर डायरेक्टली इंड्यूस किए जाते हैं, डायरेक्टली एंटर कराए जाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में एक कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्ड कर सके. ऑलरेडी क्योंकि हार्मोन्स के पास सिक्रीट करने के लिए कोई ग्लैंड्स नहीं होते, कोई पर्टिकुलर अपना डिवाइस नहीं होता या कोई पर्टिकुलर अपना सोर्स नहीं होता, इसीलिए दे आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. हमारे खून में इनको डाला जाता है. कुछ ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसके थ्रू ये डाले जाते हैं, और वो सिस्टम जिसके थ्रू हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कंबाइन होकर वर्क करता है, ताकि हमारी बॉडी जो हॉर्मोन्स हमारे ब्लड में स्ट्रीम कर रही है या इनपुट डाल रही है, उन हॉर्मोन्स का प्रॉपर यूजेज एक सही डायरेक्शन में हो सके. हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और हमारे बिहेवियर के लिए, हम किस तरीके से हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ईच हार्मोन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन. हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. एंड हॉर्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होते, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में ही सिक्रीट करती है. अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में ब्लड में डाले जाते हैं. इनके पास कोई डक्ट नहीं होता टू सिक्रीट दोज हॉर्मोन्स, इसीलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. हमारे जो ब्लड कैरियर्स होते हैं वो ब्लड कैरियर्स इन हॉर्मोन्स को एक पर्टिकुलर जगह तक, जहाँ तक भी लेकर जाना होता है वहाँ तक लेकर जाते हैं. इसीलिए उस जगह पर जहाँ पर हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं हमारी टारगेट साइट. हार्मोन मॉलिक्यूल हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजते हैं. सिग्नल्स भेजने के बाद फिर हमारी बॉडी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी चेंजेस करने होते हैं वो नेसेसरी चेंजेस को कंडक्ट करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो प्रोडक्शन और कंट्रोल दोनों ही काम करता है हमारे हॉर्मोन्स का. इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उन ग्लैंड्स में क्या उनकी लोकेशन है, कौन सा हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं और उनका क्या फंक्शन है, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेटेड होती है, और उसका जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. और ग्रोथ के अलावा और भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो हमारे ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन या सिग्नल सेंड करता है, जो भी वर्क हमें हमारी बॉडी से कराना होता है उनके लिए. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में, हमारे वॉइस बॉक्स के पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है. कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन. थायरोक्सिन हमारे फूड के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फूड को डाइजेस्ट करने में वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, और हमारे हार्ट रेट को एक लेवल मेंटेन रखने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड, पैनक्रियाज. पैनक्रियाज की लोकेशन हमारे स्टमक के अंदर जो पैनक्रियाज होता है वहाँ पर होती है, और वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. इंसुलिन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. टेस्टिस is a gland which is present only in males. फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, एंड वो हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती है. द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टोजन इज एंडोजन. एंडोजन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है, और वो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लास्ट वन इज ओवरीज. ओवरीज इज ओनली फाउंड इन फीमेल्स. वो फीमेल्स में मिलती है और हमारे एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेन के नीचे इट इज फाउंड देयर.
कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? 2 डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो इनके काम क्या होते हैं? ये भी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नेसेसरी होती है। नाउ रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए किस तरीके से हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जब हमारी बॉडी एडोलेसेंट एज में होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे गोनैड्स को सिग्नल सेंड करती हैं उन एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करने के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो टेस्टिस होती है मेल में, दैट सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक उनकी वॉइस, उनके प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, उन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। और उसी के साथ साथ जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिप्रोडक्शन, स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कमिंग अप नेक्स्ट, ओवरीज। ओवरीज जो है वो 2 तरीके के डिफरेंट 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। जहां पर द फर्स्ट वन यानी कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेस्ट साइज के इंक्रीमेंट के लिए, हमारी अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सेकेंड वन है मतलब दोनों ही हमारे प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? बेसिकली आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं, दीज ओवरीज व्हेन यू रीच इन द एज ऑफ एडोलेसेंस दे स्टार्ट रिलीजिंग एग एवरी मंथ इन द पीरियड ऑफ 28 to 30 years। वही एग सबसे पहले आपकी ओवरी में होता है, एंड ओवरी में होने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद इफ इट गेट अ स्पर्म तो इट फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट। इफ इट डजंट गेट अ स्पर्म टू फ्यूज तो इट स्टार्टेड रिलीजिंग द एग इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लड क्लॉट्स, जिसको हम बोलते हैं हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, जो सिर्फ फीमेल्स में होती है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13 years इन अ गर्ल। ओके, और ये यूजुअली 4 to 5 days तक चलती है, क्योंकि वो जो ओवरीज आपकी ब्रेक डाउन हुई होती हैं, दैट ओवरीज टेक 4 to 5 days टू गेट क्लीन्ड अप फ्रॉम योर बॉडी, एंड अगेन वो 28 to 30 days की साइकिल में दोबारा से बिल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइम किसी भी गर्ल में, किसी गर्ल के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उस पर्टिकुलर स्टेज को आप बोलते हैं मेनार्क, यानी कि व्हेन यू हैव बिकम सेक्सुअली एक्टिव एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस द यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग्स, देन द सिचुएशन या द कंडीशन इज नोन एज मेनार्क। जब फीमेल बॉडी की एज 45 to 50 years की हो जाती है, उस टाइम पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट स्टॉप्स। उस एज के बाद या आफ्टर दैट एज द फीमेल बॉडी इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बेबीज। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, पॉज हो जाना। उसके उस एज के आसपास आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकती है। एट द एंड बाय द एज ऑफ 50 or 55 इट completely ends. The very important topic of this chapter is sex determination of a baby. How does it happen that the baby that is going to deliver would be a girl or would be a boy? So आप इस फ्लो चार्ट को समझिए। देखिए बेटा, हम जो हमारे एग्स होते हैं या स्पर्म्स होते हैं इन मेल के केस में, they both have got 23 pairs of chromosome in each of the हमारे जितने भी ये एग्स हैं या स्पर्म्स हैं, हमारे गैमेट्स में they have 23 pairs of chromosome, and these 23 pairs of chromosomes are in the form of X and Y. किस तरीके से होते हैं? like मदर के केस में या फिर फीमेल बॉडी के केस में जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 के 23 पेयर्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। ठीक है, फादर के केस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं या मेल्स के केसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड वाई के होते हैं। हाउ डज इट हैपन देन? सबसे पहले चेक कीजिए, अगर
मदर और फादर दोनों के गैमेट से XX क्रोमोसोम आया है, तो XX क्रोमोसोम के केस में क्या कंडीशन अराइज होगी बेटा? डॉटर, द बॉर्न चाइल्ड विल बी अ डॉटर। अगेन अगर फादर के गैमेट से X कैरेक्टरिस्टिक Y कैरेक्टरिस्टिक आया है या Y क्रोमोसोम आया है और मदर के गैमेट से X क्रोमोसोम आया है, तो इट विल बी अ सन, इट विल बी अ मेल चाइल्ड। इस तरीके से जो मेन सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वहाँ से वो उसका चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, वो जाइगोट जिस तरीके से डेवलप होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर थ्रू दिस फ्लो चार्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में अब डिस्कस करेंगे वो मेटामॉर्फोसिस के केस में हार्मोन्स का क्या रोल है, और हमारा एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंट जो एज है, उसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। दिस इज ऑल फॉर नाउ।